नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार पर लेकर हाजिर हूं मैं खबरों का सिलसिला। मैं कृतिका। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक नजर डालेंगे सुबह की खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर होगी बातचीत। नासिक से आज उड़ान भरने को तैयार स्वदेशी तेजस मार्क 1A। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एडवांस वर्जन है तेजस। बिहार में पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। कई कद्दावर नेता दाखिल करेंगे पर्चा, तो वहीं अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के प्रचार को देंगे धार। विपक्ष भी भरेगा हुंकार। गुजरात में आज होगा मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की कैबिनेट का विस्तार। कुछ नए चेहरों को मिल सकती है जिम्मेदारी। सरकार के सभी मंत्रियों ने कल दिया था इस्तीफा। और अयोध्या में आज से दीपोत्सव। 30 लाख से ज्यादा दिए जलाकर नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो और आतिशबाजी से रोशन होगी श्री राम की नगरी। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्रीलंका की प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया और मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती से मुलाकात करेंगे। श्रीलंका की प्रधानमंत्री और मिस्र के विदेश मंत्री दोनों ही गुरुवार से भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होने वाली इन मुलाकातों के दौरान दोनों ही नेताओं के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर बातचीत होगी। अपनी यात्रा के पहले दिन दोनों ही नेताओं ने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से भी मुलाकात की थी। श्रीलंका के प्रधानमंत्री 18 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर हैं, तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलत्ती आज शाम अपनी 2 दिवसीय यात्रा पूरी कर अपने देश लौट जाएंगे। और वहीं भारतीय वायुसेना को आज तेजस MK-1A विमान मिलने जा रहा है, जो आसमान में उसकी ताकत में बड़ा इजाफा कर देगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज नासिक स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा से स्वदेशी MK-1A विमान वायुसेना को सौंपे जाएंगे। ये देश की विमानन और रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। तेजस MK-1A लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें एवियोनिक्स, मॉडर्न रडार सिस्टम और अत्याधुनिक मारक क्षमता से लैस है। ये 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और इसमें हवा में ईंधन भरने की भी क्षमता है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री LCA तेजस MK-1A की तीसरी और HTT-40 दूसरी लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से के पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। कुल 243 सीटों में से 121 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव में पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और भोजपुर जिले शामिल हैं। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा और मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। गुरुवार देर रात जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक पार्टी ने कुल 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में सबसे प्रमुख नाम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम का है, जिन्हें कुटुंबा विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान अपनी मौजूदा सीट कदवा से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी के अनुसार इन 48 उम्मीदवारों में से 24 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने कहा कि बाकी बची सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम भी जल्द ही घोषित कर दिए जाएंगे। बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जिसके बाद नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। गुजरात में आज नई कैबिनेट का विस्तार होगा। राज्यपाल आचार्य देवव्रत नए आज मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। कल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर बाकी सभी 16 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ये फेरबदल
भारतीय जनता पार्टी के मिशन 2027 के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पार्टी अगले विधानसभा चुनाव से पहले नए समीकरण को परखने की तैयारी कर रही है। मंत्रिपरिषद में बदलाव से पहले पार्टी जगदीश विश्वकर्मा को नया प्रदेश अध्यक्ष बना चुकी है। गुजरात सरकार में राज्य मंत्री रहे विश्वकर्मा को सीआर पाटिल की जगह कमान सौंपी गई। समझा जा रहा है कि बदलाव के जरिए भाजपा राज्य में नई ऊर्जा का संचार करना चाहती है। पार्टी युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का भी संकेत देना चाहती है। वहीं असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जुबिन गर्ग मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए राज्य की विशेष जांच टीम आगामी 20 अक्टूबर को सिंगापुर जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एडीजीपी मुन्ना गुप्ता के नेतृत्व में ये टीम 21 अक्टूबर को सिंगापुर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात करेगी। इसके साथ ही उन्होंने इसे जुबिन गर्ग को न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता बनी हुई है और न्याय अवश्य मिलेगा। We have constituted a very powerful committee who will approve the drawing and designs for the Samadhi of Zubin Garg. Second, we have decided to constitute a fast track court because we have been given an understanding by the SIT that they will be able to file the charge sheet on time. Finally, we are also thankful to the Singapore government for allowing Assam police team to visit Singapore on 21st. Because of the interference at the level of External Affairs Minister Dr. Joy Shankar, today Singapore has approved the visit of Assam police team. वहीं पुलिस महानिरीक्षक कानून और व्यवस्था अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि बक्सर जिले में भड़की तनावपूर्ण स्थिति नियंत्रण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्तमान में बक्सर जिला जेल के बाहर पुलिस, अर्धसैनिक बल और रैपिड एक्शन फोर्स की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात हैं। प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा या अव्यवस्था की पुनरावृत्ति ना हो सके। आज यहाँ पे परिस्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है बांसका जिले में, और कल जो घटना हुई उसके बाद हमने जो भी कार्यवाही करनी थी, सुरक्षा के इंतजाम जो करने थे, एक्स्ट्रा फोर्सेस यहाँ पे बुलाई गई, रैपिड एक्शन फोर्स और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस, और हमारी असम पुलिस का डिप्लॉयमेंट करके, और लोगों से हमने बातचीत की, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनको अपनी बात हमने बताई कि कानून के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर लोग आस्था रखें, क्योंकि न्याय दिलाने के लिए, जुबिन गर्ग जी को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। जो भी उसके लिए आवश्यक कदम है सारे उठाए जा रहे हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली में कालिंदी कुंज क्षेत्र में यमुना नदी की सफाई और झाग नियंत्रण के लिए बढ़ती जा रही तैयारियों का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने दोहराया कि छठ पर्व के दौरान यमुना में इस बार झाग दिखाई नहीं देगा और श्रद्धालु यमुना नदी में पूरे मनोयोग से पर्व को मनाएंगे। क्या वर्तमान स्थिति है यमुना की? दिल्ली में इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छठ पूजा को लेकर देश की राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, और इन तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार यमुना नदी में जाकर जायजा ले रही हैं। आप यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं, हम भी यमुना नदी के किनारे पर खड़े हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार जो मशीनें हैं वो यमुना नदी में सफाई का काम कर रही हैं। हालांकि गाद है वो पहले निकाली जा चुकी है। लगातार जो जल कुंभी भी हैं उनको भी पूरी तरह से साफ किया जा रहा है, ताकि जो व्रतधारी हैं छठ के अंदर पूजा करने के लिए, भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पहुंचेंगे तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। गुरुवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कालिंदी कुंज घाट पर पहुंची और उन्होंने वहां पर भी जायजा लिया, और उन्होंने बताते हुए ये खुशी जाहिर की कि यमुना जी जो बह रही हैं उसमें ऑक्सीजन लेवल की मात्रा बढ़ी है। इसका मतलब ये है कि नदी के अंदर जल, जीव जंतु जिंदा रह सकते हैं। आज अमोनिया की मात्रा भी काफ़ी कम है। आज पानी में फास्फेट की मात्रा भी काफ़ी कम है, जिसकी वजह से सफ़ेद झाग नहीं बन रहे हैं। आज यमुना पहले से कई गुना ज़्यादा स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और हमने देखा कि कोई झाग जैसी स्थिति वहाँ नहीं है। हजारों टन
जल कुंभी जो यमुना जी पे होती है उसको हमने हटाने के लिए काम किया। और आज साक्षात मैंने आपको दिखाया कि पानी जो यमुना जी में बह रहा है उसका लेवल, उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना अच्छा है। जो जिस यमुना जी में पहले एक छोटा सा जीवाणु भी पनप नहीं पाता था, आज वो पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भरपूर है। दिल्ली सरकार के काम का असर अब साफ देखने को मिल रहा है। रोजाना यमुना नदी की स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। इस बार कह सकते हैं कि छठ पर्व के अंदर व्रतधारी भगवान सूर्य को यमुना नदी के किनारे खड़े होकर अच्छे से अर्घ्य दे पाएंगे। कैमरामैन केशव प्रसाद के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो छठ पूजा से पहले पूरी तैयारियां इस समय दिल्ली सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और बुलेटिन में इस वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर GST में की गई कटौती से मरीजों और उनके परिवारों को काफी राहत मिली है। और इस ऐतिहासिक कदम की असम की गुवाहाटी में सराहना भी की जा रही है। स्थानीय लोगों ने इसे एक सकारात्मक निर्णय बताया जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। साथ ही उन्होंने बताया कि जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं पर GST पूरी तरह से हटाने से मरीजों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिली है। और इससे न केवल इलाज सस्ता हुआ बल्कि जरूरतमंद मरीजों तक दवाओं की पहुंच भी आसान हुई। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। GST का रेट कम हुआ है, हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। जैसे मैं एक डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, मुझे लगभग हर महीने में 2,500 से 3,000 रुपये का दवाई हमेशा लगता है। लेकिन ये जो रेट कम हुआ है तो हम लोग के लिए आसान हुआ है। जो टैक्स था 12%, ये तो 5% हो गया। जो 18% था वो भी 5% हो गया। जो 5% था कैंसर का, मारण व्याधि का दवाई, ये तो 0% टैक्स हो गया। जो पुराना MRP का है उससे 12% का जो टैक्स था ये हम 6.25% लेस करके दे रहा हूँ। 18% का जो GST था ये 11.2% घटा के हम दे रहा हूँ। GST घटाने के बाद हमारा यह जो 23rd को इम्प्लीमेंट हुआ है, उसी दिन से ही हम लोग यह घटाकर 12% जो टैक्स था हमारा वो अभी 5% आ गया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6.25 इंस्टेंटली सबको दे रहे हैं। और इसके साथ जो कैंसर का मेडिसिन जो है उसमें तो टैक्स भी नहीं है। और बेबी फूड है और की जो स्टेशनरी आइटम जो है उसको भी टैक्स रिड्यूस कर दिया है और पब्लिक बहुत खुश है। वहीं दिल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए बाजारों में भी काफी रौनक इस समय देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा दिए जाने के आह्वान पर लोग काफी संख्या में स्वदेशी उत्पादों को खरीदने में अपना रुचि भी इस समय दिखा रहे हैं। और इस त्योहारी मौसम में स्वदेशी उत्पादों को लेकर लोगों में भी खासा उत्साह का माहौल है। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर डीडी न्यूज संवाददाता अंकित मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। जब बात त्योहार की होती है तो सबकी नज़र एक जगह पर जा टिकती है कि इस बार शॉपिंग अगर आप करने जाते हैं तो क्या कुछ नया खरीद के लाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि स्वदेशी के लिए भारत को आगे बढ़ना चाहिए, स्वदेशी प्रोडक्ट को लगातार लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और इसी के लिए हम इस समय मौजूद हैं इसी एक खादी इंडिया के शॉप को आप देख पा रहे हैं, जहां वो तमाम जो प्रोडक्ट हैं जो आप अपने निजी जीवन में इस्तेमाल करते हैं वो आपको यहां मिल जाएंगे। और तमाम ग्राहक जो हैं अलग अलग जगहों से निकल कर आ रहे हैं, क्या कुछ खरीदते हैं और स्वदेशी को कैसे अपने घरों तक पहुंचाते हैं। आज इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग भी हैं। मैम, आपने बहुत हर्बल प्रोडक्ट खरीदा है, मेहंदी खरीदी है, स्वदेशी को लेकर आप लोग कैसे देखते हैं? ये बिना मिलावटी के है और मैं सोचती हूँ कि
अपने देश पे जो सामान बन रहा है और जो मोदी जी के नेतृत्व में बन रहा है वो बिना मिलावट के ही होगा, प्योर होगा और हम इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। सर ने भी बहुत सारी शॉपिंग की, सर एक बार जरा दिखाई है, बहुत कुछ खरीदा हुआ है सर आपने, क्या क्या है सर इसमें? सब कुछ केमिकल फ्री है, बाहर सब कुछ आपको साबुन में हर चीज़ में केमिकल मिलेगा और यहाँ पे ये सब हेल्दी प्रोडक्ट्स कहेंगे हम इनको। हाँ, ये एक अच्छी सोच है बिकॉज़ हमारे देश का हम क्या कर रहे हैं कि आधुनिकता की दौड़ में बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें ले लेते हैं जो फैंसी हैं, उन चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही इतनी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और तो हमारे देश के अपने लोगों का भी फ़ायदा होना चाहिए ना। सर बहुत गर्व होता है और जिस तरीके से इस देश में स्वदेशी के लिए और अपनी चीज़ों के लिए जो बोध होने लगा है आज के दिन में, लगता है कि हाँ सच में हिंदुस्तानी होने का बहुत गर्व है। और इसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं, एक विचारधारा थी जिसको प्रमोट करने का काम हमारी सरकार के लोगों ने किया है और ख़ास करके प्रधानमंत्री जी ने किया है। स्वदेशी जो चीज़ है वो अच्छी तो होती हैं, कोई मिलावट नहीं होती, बिल्कुल प्योर होती हैं। बच्चों को भी ये लगता है कि खाने में जैसे कि प्योरिटी होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि स्वदेशी को प्रमोशन मिलना चाहिए और इसी वजह से लगातार जो लोग हैं उनकी जो भीड़ है वो इस त्योहारी सीजन में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। और वहीं आपको बता दें कि त्योहारी मौसम को भुनाने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता और अभिनेत्री नीतू चंद्रा आ रही हैं अपनी नई फिल्म छठ के साथ, जो रिलीज हो रही है प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। साथ ही नीतू को इस बार चुनाव आयोग द्वारा बिहार स्टेट स्वीप आइकन भी बनाया गया है। वो लोगों को चुनाव में भाग लेने के लिए भी जागरूक कर रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं उनके साथ डीडी न्यूज़ की ये खास बातचीत। आज हमारे साथ एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से इस फिल्मी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आइए करते हैं खास मुलाकात राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्माता नीतू चंद्रा से। नीतू, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी न्यूज़ पे। सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, आपकी नई फिल्म जो रिलीज हो रही है भारत के अपने OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। जी, हमारी अगली जो फिल्म है जो भोजपुरी में है, हमने सारी पूरी फिल्म को बिहार में ही शूट किया है। उसका नाम है छठ। 2.5 घंटे की ये फिल्म जो आपको हमारे ट्रेडिशन, कल्चर और जो ब्यूटीफुल छठ हम सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक जॉइंट फैमिली के इमोशन में दिखाएगा। आई होप कि आप लोगों को ये फिल्म भी बहुत अच्छी लगेगी। 24 तारीख को, जैसा कि आपने कहा, हमारे अपने वेव्स OTT पे रिलीज हो रहा है। जब OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था वेव्स, बहुत कम समय हुआ है, बहुत जल्द इसने लोकप्रियता हासिल की है। शुरुआत में आपने 2 फिल्में OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पे डाली थी और वो बहुत अच्छी गई, कैरेटी और जैक्सन हॉल्ट। तो किस तरह से आप देखती हैं भारत के अपने इस OTT प्लेटफॉर्म वेव्स की इस जर्नी को भी? वेव्स बहुत ही एक होप जिसको कहते हैं, एक विश्वास है वेव्स, बिकॉज चूँकि ये हिंदुस्तान का मतलब अपना OTT प्लेटफॉर्म है, दूरदर्शन, प्रसार भारती का, और इसे बहुत प्यार से एक ब्यूटीफुल तरीके से लॉन्च किया गया है। हर भाषा की फिल्में यहाँ दिखाई जाती हैं। बहुत ध्यान से सिलेक्शन होता है इस प्लेटफॉर्म पे, और इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्म रिलीज़ होना ही एक बड़ी बात है क्योंकि इसकी रीच पूरे कोने कोने तक है। नीतू चंद्रा हमारे साथ हैं जिन्हें इलेक्शन कमीशन द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा स्वीप आइकन घोषित किया गया है। किस तरह से एक प्रयास है लोगों को जागरूक करने का, क्योंकि इस बार जो चुनाव है वो काफ़ी अलग है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकल कर आए अपने घरों से मतदान करने के लिए? जी, मैं सबसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि सारे वोट्स बहुत ज़रूरी हैं और आपके हाथ में आपका भविष्य है, तो प्लीज़ बाहर आएं और वोट ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर और प्रेजेंट हमारा है और हमारे लिए है। तो प्लीज़ थोड़ी सी भी लेज़ीनेस ना दिखाएंगे, घर पे नहीं रहेंगे, आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ज़रूर देखिए OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर नीतू चंद्रा की नई फिल्म छठ, और साथ ही जिस तरह से उन्होंने कहा हर एक वोट है ज़रूरी, इसलिए इस बार भी चुनाव के दौरान मतदान करना ना भूलें। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ जया सिन्हा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। भारत में मोदी सरकार गरीबी उन्मूलन के लिए तमाम कदम उठा रही है, जिसका सीधा असर भी नजर आ रहा है। और इस बदलाव की वजह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो योजनाएं जिसका लोगों पर सीधा असर हो रहा है।
इन्हीं कदमों की वजह से भारत गरीबी मिटाने की एक नई कहानी भी लिख रहा है। इस रिपोर्ट को देखिए कैसे आज भारत न सिर्फ गरीबी दूर कर रहा है बल्कि विकसित भारत की नींव को भी मजबूत कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस यानी वो दिन जब पूरी दुनिया ये याद करती है कि गरीबी सिर्फ आर्थिक कमी नहीं बल्कि अवसरों की कमी भी है। आज ही के दिन 17 अक्टूबर 1987 को पेरिस में 1 लाख से अधिक लोग गरीबी, हिंसा और भूख के शिकार लोगों को सम्मान देने के लिए एकजुट हुए थे। इसके बाद 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस घोषित किया ताकि हर साल गरीबों के साथ एकजुटता दिखाई जा सके। अगर बात भारत की करें तो आज भारत के लिए ये दिन सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक उपलब्धि की कहानी है, क्योंकि बीते कुछ सालों में भारत ने गरीबी घटाने में वो कमाल कर दिखाया है जो पहले असंभव माना जाता था। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे देश के करोड़ों लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकाला जाए। और आज 11 साल बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों को गरीबी से मुक्ति मिली है। ये भारत में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। 2022 में यूपी के सीतापुर में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि उन्होंने खुद गरीबी को जिया है, इसीलिए गरीबों की मदद उनका मुख्य उद्देश्य है। मैं गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं भाइयों। एक दौर था जब गरीबी हटाओ सिर्फ नारा था, लेकिन आज मोदी सरकार में ये एक हकीकत है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 11 वर्षों में लगभग 27 करोड़ से अधिक भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। 2011-12 में देश की गरीबी दर 27.1% थी, जो 2022-23 में घटकर सिर्फ 5.3% रह गई है। इस बदलाव के पीछे हैं वो योजनाएं जो न केवल गरीबों के लिए राहत लेकर आई बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना आज 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 10 करोड़ से अधिक महिलाओं के घरों में मुफ्त गैस चूल्हा पहुंचा और उन्हें धुएं से राहत मिली। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो करीब 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। सरकार का फोकस अब गरीब को सहारा देने से आगे बढ़कर गरीब को सशक्त बनाने पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और साथ ही आपको बता दें कि आज विश्व आघात दिवस है। सड़क दुर्घटनाएं चोट या फिर आघात का बड़ा कारण है। सड़क दुर्घटनाएं जिनके कारण कितने ही युवाओं और उनके परिवारों का जीवन प्रभावित होता है। ट्रॉमा इंजरीज से आखिर कैसे बचाव किया जा सकता है, आप देखिए इस रिपोर्ट में। और इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आघात विश्व भर में मृत्यु और विकलांगता का बड़ा कारण है। आघात के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष 17 अक्टूबर को वर्ल्ड ट्रॉमा डे यानी विश्व आघात दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज वर्ल्ड ट्रॉमा डे है और हम सभी जानते हैं कि यह 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर हम ट्रॉमा की बात करें तो प्रमुख कारणों में आता है रोड ट्रैफिक इंजरीज या रोड ट्रैफिक क्रैशेस। रोड ट्रैफिक क्रैशेस यंग पॉपुलेशन जो कि वी फाइंड दैट ऑलवेज दे आर ऑन मूव, या तो वो 2 पहिया वाहनों में है या 4 पहिया वाहन में है, ट्रक में है, बसों में है, ट्रेन में है, उसमें किसी भी प्रकार से उनको चोट लग सकती है। बुजुर्गों में यदि आप देखें तो वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं और कोई व्हीकल पीछे से आके उनको टक्कर मार के चला जाता है, या बुजुर्गों में हमने देखा है कि फॉल भी एक बहुत इम्पोर्टेंट कारण है। कुछ मामलों में दिखने में मामूली लगने वाली चोट अंदर से गंभीर हो सकती है, जिसका परिणाम व्यक्ति के जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है।
सिर की चोट की वजह से लोग कोमा में चले जाते हैं, रीढ़ की हड्डी की वजह से बहुत सारे लोग कई महीनों तक बिस्तर पर पड़े रहते हैं, उनके पैरों में अपाहिज हो जाते हैं, पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है। कुछ नियमों का पालन करें, हम हेलमेट ठीक से लगाएं, उसको स्ट्रैप करें, सीट बेल्ट का प्रयोग करना, और अगर आप हाई स्पीड पे हैं, हाईवेज पे हैं, तो पीछे बैठने वाले व्यक्तियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना उतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा नशे में गाड़ी को ना चलाएं, हाई स्पीड पे गाड़ी ना चलाएं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग अगर बनाई गई है तो कृपया उसका प्रयोग करें, फुट ओवर ब्रिजेस का प्रयोग करें, हेडफोन लगाकर और इस तरह से, या मोबाइल देखते हुए ना तो आप चलें और ना तो आप ड्राइव करें। चोट लगने पर आवश्यक है कि व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय उपचार मिले। सावधानी रखना, ट्रैफिक नियमों का पालन करना और कार्यस्थल पर सतर्क रहना आवश्यक है, जिससे चोट से बचाव हो सके। वर्ल्ड ट्रॉमा डे पे आज के दिन सबसे बड़ा जो मैसेज हम देना चाहते हैं, इस साल का हमारा थीम भी यही है, बेटर फ्यूचर केयर फॉर सेफ लिविंग। उसमें हम ये चाहते हैं कि यदि आप किसी को दुर्घटनाग्रस्त होते देखते हैं तो एज अ गुड समैरिटन आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको आप निकटतम अस्पताल तक पहुंचाएं। तो बजाय इसके कि कोई वीडियो बना के उसको हम रील बनाकर उसको वायरल करें, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस व्यक्ति को जो रोड पर पड़ा है, यदि उसके खून बह रहा है तो वहाँ पर हम तुरंत एक प्रेशर बैंडेज अप्लाई कर सकते हैं, उसको उस जगह से सेफली मूव करके और बिना उसकी रीढ़ की हड्डी या स्पाइन को नुकसान पहुँचाए 2-3 लोगों की मदद से आप उसको या तो पीसीआर वैन को बुला सकते हैं दिल्ली में, या कोई भी व्हीकल में। और इसमें सबसे ज़रूरी होता है कि आप निकटतम अस्पताल में ले जाएं। चोट या आघात की स्थिति में फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा का विशेष महत्व है। साथ ही सभी को किसी भी तरह के चोट या आघात से बचाव के लिए सावधानी रखनी चाहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज।